Hello student and welcome to the 24th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tawib Siddiqui from RG Academy and today we are going to start with a new chapter called quadratic equation. उससे पहले आपको पता है कि वी हैव कवर्ड 3 चैप्टर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी और तीनों ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी थे। आज थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा सा मार्किंग स्कीम भी समझा दें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो चैप्टर्स लिखे हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जो चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिकली ये चैप्टर पहला नंबर चैप्टर है रियल नंबर, जो कि आपका नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है ये चैप्टर। फिर ये पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे चैप्टर जो हैं ये चैप्टर आपके अलजेब्रा बिलोंग करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के पार्ट्स के अंदर आते हैं। मैं इसलिए ऐसा नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि जो सीबीएसई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग देता है, नॉट चैप्टर के अकॉर्डिंग। यूनिट यानी नंबर सिस्टम एक यूनिट है, अलजेब्रा एक यूनिट है, फिर ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, यानी दिस वन एंड दिस वन एंड कंस्ट्रक्शन एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड सर्कल तो आप कह सकते हो कि नहीं आता है, लेकिन ये 3 चैप्टर जो हैं ये चैप्टर आते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंदर आता है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल टुगेदर एक डिफरेंट यूनिट ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऑल टुगेदर एक यूनिट है। फिर इन ट्रिग्नोमेट्री और सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका वो आता है। फिर आपका आ जाता है मेंसुरेशन, तो ये 2 चैप्टर मेंसुरेशन के हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और फिर आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना, ये दोनों ही एक यूनिट माने जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मतलब अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या नज़र आ रहा है। एक तो नंबर सिस्टम आ रहा है कि एक अकेला चैप्टर है और एक अकेला यूनिट भी है, यानी एक अकेले चैप्टर से ही मतलब ज़्यादा वेटेज है। बाकी अलजेब्रा आप देखोगे तो उसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। अब जैसे मार्किंग स्कीम भी अगर अपन देखें, ये मार्किंग स्कीम है, तो इसके अंदर आप नोटिस करो कि नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, और इसका वेटेज कितने का है, 6 मार्क्स का है। और अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है और एपी आ रहा है। इसका वेटेज कितना है, आप ये कह सकते हो कि पर चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सबसे ईजी चैप्टर है ना, ईजी वन है, और इसकी अकेले की वेटेज कितनी, 6 मार्क्स है, इमेजिन कर सकते हो। और फिर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल्स आ जाएगा, सर्कल्स आ जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स, ठीक है ना, 15 मार्क्स का वेटेज है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अकेला ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का वेटेज, और ये चैप्टर कितना, एक ही है। वैसे दूसरा चैप्टर अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकालोगे तो वो एक ही चैप्टर का कंसिडर किया था, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है ना। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर आप नोटिस करोगे सरफेस एरिया एक वॉल्यूम आता है और आपका एरिया रिलेटेड सर्कल आता है। तो एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों की इक्वल वेटेज है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का। लेकिन ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये अकेला 11 मार्क्स का है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए, तो आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए इस यूनिट के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम इस यूनिट के अंदर, जिनको लगता है कि उनको फुल मार्क्स चाहिए इस यूनिट के अंदर। ठीक है, और एक आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टाइम स्पेंड करने के वास्ते इस यूनिट अलजेब्रा। तो ये 4 यूनिट के अंदर अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, ट्रिग्नोमेट्री किसी स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी लगती है, किसी स्टूडेंट को ईजी भी लगती है। सॉरी, अब जिनको डिफ़िकल्ट लगती है अगर वो कम भी करके जाएं तो एटलीस्ट जो 12 मार्क्स का वेटेज उसमें से वो 4-5 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, है ना। जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट 1 मार्क करा के मैं इतना तो करा ही दूंगा कि होपफुली कि आप 4-5 मार्क्स तो लेके आ जाओ। लेकिन ये जो 4 यूनिट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, आप इसको वेटेज देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अकेले 40-45 मार्क्स का वेटेज बन रहा है ना। 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम है, यानी अकेले से 50 to 60% वेटेज है। अगर ये 4 यूनिट, और ये अकेले 4 यूनिट अलग अलग चैप्टर ही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सॉरी ज़्यादा इसका एक्सपेंशन नहीं है। सिर्फ अलजेब्रा को छोड़ दिया जाए जो 20 मार्क्स का आ रहा है, उसका वेटेज भी ज़्यादा ही है, उतना ही है, 20 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन अगर अलजेब्रा के अंदर भी आप नोटिस करोगे तो बेसिकली पॉलिनोमियल तो बहुत ईजी चैप्टर है,
आप पॉलिनॉमियल के बारे में अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो पॉलिनॉमियल हमने कितना आसानी से पढ़ा है और आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई है। पॉलिनॉमियल की आप एनसीईआरटी उठाओगे तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है कि रूट्स का रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, कैसे अपने को फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को कैसे रियलाइज़ करनी होती है, सारी चीज़ें तो मेरी एक्स्ट्रा पढ़ाई हुई है। अगर मैं एनसीईआरटी का पॉलिनॉमियल पढ़ाने बैठ जाऊँ तो एक दिन में ख़त्म हो जाए, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि अलजेब्रा जो एक यूनिट है जिसमें पॉलिनॉमियल कोई चैप्टर इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। लीनियर इक्वेशन अभी आप पढ़ के आ रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम ही क्या खेल है। और जो नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी सारा वर्ड प्रॉब्लम का खेल है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत थ्योरी जाएगी लेकिन ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम का ही उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एक थोड़ा सा नया चैप्टर रहेगा, लेकिन नया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नई थ्योरी आएगी, नई टर्मिनोलॉजी आएगी, कॉमन डिफरेंस एंड ए टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ द टर्म्स। तो लेकिन वो सारी चीज़ें बात की है। लेकिन इतना समझ लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बहुत ईजी चैप्टर है। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला याद हैं तो आपको दुनिया से कोई भी एपी का क्वेश्चन ला के दे दो, आपको हो जाएगा। कोई ज़्यादा एनालिटिकल स्किल नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने की ताकत नहीं लगानी है, कोई ज़्यादा अपनी अंदर की मतलब जो मैथमेटिक्स का एक बुखार होता है वो ज़्यादा कुछ उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से एपी के क्वेश्चंस होंगे और जिन लोगों ने किए उनको पता भी है। सिवाय जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड प्रॉब्लम तो हर जगह देखो यार स्टूडेंट, ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम तो हर जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आपकी अंग्रेज़ी जो है कमज़ोर है। भाई देखो, आप सब अंग्रेज़ी माध्यम के स्टूडेंट हो, मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छी होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स हुज सम ऑफ द एजेस इज 12। तो राम की एज को x मानो, श्याम की एज को y मानो, तो x + y 12 हो गया। बात समझ रहे हैं। एंड राम इज़ 2 years मोर देन द श्याम एज। तो मतलब जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है उसी को हमने क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर की जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी के साथ आप चलो। पूरा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो, नो इशू। एक बार आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा क्वेश्चन रीड आउट करो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। लेकिन एक एक लाइन या मैं तो कहूँगा 3-3-4-4 वर्ड्स के साथ आप चलो कि 3-3-4-4 वर्ड्स के जो इंग्लिश लिखी हुई है, जितना आप उसको जो जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई जितना आप उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जितने पार्ट को भी कर सकते हो वो इन वॉट एवर वे है ना, उतना आप कन्वर्ट करके रख दो। उसके बाद जब सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए फिर आप उस क्वाड्रेटिक जो भी आपकी क्वेश्चन बन रही है उसको आप एनालाइज करो कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है फर्दर मोर, ठीक है ना। तो ये आप एक बार अपने जो आपकी होमवर्क नोटबुक है या जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, ये जो टेबल मैंने दी है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10 है ना, ये आप एक बार अपने इसके अंदर बना लें ताकि आपके दिमाग में रहे कि इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें भी बताई थी, आज फिर मैं आपको ये वापस से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी कुछ ज्वाइन करते जा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूज़फुल रहेगी होपफुली। नाउ लेट अस मूव एंड स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं है हमें, क्यों, ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कहाँ पे, पॉलिनोमियल में। भाई पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल तो सारी ही एक्सप्रेशन को डील करती है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, सारे हो। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हम पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि पॉलिनोमियल लिखा है आपने px, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल होती है जनरल जिसकी 2 डिग्री होती है, इसकी क्या होती है, जिसपे x पे पावर हाईएस्ट पावर x पे 2 आना चाहिए, उसके बाद का पावर चलेगा कि 2 ना हो लेकिन हाईएस्ट पावर x आना चाहिए। तो ये क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को किसी चीज़ के इक्वेट कर दूं, किसी चीज़ के इक्वेट करने से क्या होता था, जैसे कि ax² + bx + c को मैंने 0 के इक्वेट कर दिया, तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपन ये कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल px सॉरी ए पॉलिनोमियल px ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है ना, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। द मोमेंट a 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन यानी ax² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। bx + c बचेगा ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 होगा चलेगा।
यानी अगर मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें तो ये देखना है कि वेरिएबल के ऊपर क्या पावर आ रही है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। इतना समझ में आना चाहिए। पहली बात तो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है वो पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कह सकते हैं इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, नाउ इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम किसी चीज़ के इक्वेट करते हैं, यहाँ पे 0 के इक्वेट कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल के अंदर इसको पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर एक्सप्रेशन को अगर मैं कुछ लिखूं कि कौन कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जैसे कि अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे मैंने x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x + 3 लिखा। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, सपोज करो x टाइम्स x + 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x + 2 टाइम्स x - 3, ये भी इक्वेशन लिख दी मैंने। थर्ड इक्वेशन मैंने सपोज लिख दी x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - 4। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? चलो फोर्थ भी लिख दी मैंने, फोर्थ लिख दी मैंने x + 1/x इज इक्वल्स टू 1, ये लिख दी। ठीक है, और सिक्स भी लिख दो, चलो साथ साथ सिक्स भी लिख दो। सिक्स लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं, सपोज x² - 6√x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और चलो एक और ही लिख देते हैं ताकि ओवरऑल ये क्लियर ही रहे। सेवन्थ भी लिख देते हैं अपन, सपोज करो x² - 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, अब देखो ये इसके बारे में ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपका x है, जो वेरिएबल है, उस पर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। तो अब बस आपको ये देखना है कि जो भी आपके वेरिएबल हैं उसमें पावर क्या क्या आ रही है। अगर पावर पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए होना चाहिए कि वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप, है ना। 0 अगर होगी तो वो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर भी क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, द मोमेंट अगर नेचुरल नंबर की पावर 2 से ज़्यादा हो रही है, यानी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 से ज़्यादा हो रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, कुछ और हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाय क्वाड्रेटिक हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप नोटिस करें, इसके अंदर x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड कर लें, ये हो जाएगा x² + 4 - 4x इज इक्वल्स टू 2x + 3। इसको रीअरेंज कर लें, यानी 2x को इधर LHS में ले जाए, तो ये जाएगा x² - 6x एंड 4 - 3 + 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जस्ट बिकॉज जो वेरिएबल है वो आपका एक x है, इस पर पावर 2 आ रही है, एक x है, इस पर पावर 1 आ रही है। तो बेसिकली ये ax² + bx + c की फॉर्म का है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + x + 8, और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x², और यहाँ पे देखेंगे -3x + 2x, तो ये कितना आ जाएगा -x, एंड 2 × -3, तो ये -6 आ जाएगा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे ये x² एंड x² विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है ना, और x + x यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x + 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि x² और x² ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। सो 2x + x इस फॉर्म का नहीं है, किस फॉर्म का? ax² + bx + c, क्योंकि वहाँ पे a 0 हो रहा है। जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, a को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। द कोफिशिएंट ऑफ x² जो है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर होती है। पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो रहा है, यानी x² का कोफिशिएंट 0 हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पर ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किसकी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। पॉलिनोमियल तो है, सॉरी, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल है, और क्योंकि इक्वेट किया हुआ 0 को, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्यूब यहाँ पे रेस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी क्यूब है तो शायद कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब, टू का क्यूब कितना होता है 8, और ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स 2, तो ये जाएगा 6x स्क्वायर, राइट। तो ये बनेगा अपने पास 6x स्क्वायर, और 3 टाइम्स एक्स, 2 का स्क्वायर तो 4 3 12, 12x, और इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो आप नोटिस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस 12x आ जाएगा, और क्या बचेगा 8 एंड -4, और -4 जब LHS में जाएगा तो प्लस, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये बिल्कुल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 6 है, यानी a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 है, और b की वैल्यू 12 है, और c की वैल्यू भी कितनी है 12 है, ओके। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, येस दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। सॉरी, अब आप नोटिस करें कि जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्या डायरेक्टली तो लिख रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर एक तो 1 आ रही है, और दूसरी टर्म के अंदर एक्स के पावर कितनी -1 है। लेकिन अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो यानी एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है क्या क्वाड्रिक इक्वेशन, बिल्कुल ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, बिल्कुल ये है। लेकिन जब आप 6th क्वेश्चन की तरफ आते हो, या 5th है, जो भी मैंने नंबरिंग गलत की है, तो यहाँ पे आप नोटिस करते हो कि x के ऊपर हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन ये जो पावर आ रही है x के ऊपर पावर ये हाफ आ रही है, यानी ये एक्सप्रेशन एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स एक्स टू द पावर हाफ प्लस 2। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन स्टूडेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि जो x के ऊपर पावर नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, यानी अगर आप 0 के क्विड ना भी करें तब भी पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो पहले क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए तो पॉलिनोमियल होना आपके लिए क्या है, शर्त है। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगी तो क्वाड्रिक इक्वेशन तो ऑब्वियस सी बात नहीं हो सकती है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो 5th क्वेश्चन है, ये दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। भाई ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट था ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं था। ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन जो बाकी जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर पावर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल क्वाड्रिक इक्वेशन है। बिल्कुल क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जो एक्स के ऊपर पावर है ये एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, जहाँ पे बी 0 हो रहा है बस। तो क्या अगर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म्स के साथ साथ अगर कोई और टर्म 0 हो रही हैं, यानी कांस्टेंट भी 0 हो रहा हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 हो, तब भी वो क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन के लिए बस आपको यही याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अगर बाकी कोई वेरिएबल आ रहा है उसके अंदर तो उसके ऊपर जो पावर है वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए और 2 से कम ही होनी चाहिए। दिस कैन बी, आप कह सकते हैं कि इस तरह से अपन क्वाड्रिक इक्वेशन की आइडेंटिफाई करेंगे ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये आगे करने के इसके बाद हमने क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं जीरोस या रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। सॉरी, जीरोस एंड रूट्स एक ही बात है, जीरोस भी बोलते हैं उसको रूट्स भी बोलते हैं। जीरोस एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर आप क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरोस की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, वैसे इसके कितने जीरोज होंगे, जितनी इसकी डिग्री है, डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके कितने जीरोज आएंगे 2, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 जीरोज क्या आएंगे, अल्फा और बीटा। तो यानी अल्फा की जगह अगर मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ आई कैलकुलेटेड एट अल्फा देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी 0। यही है इसका मतलब, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं बीटा में कैलकुलेट करूँ तो बीटा में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना। यही तो इसका रूट्स का मतलब होता है, जीरोस का मतलब होता है, ये हम पढ़ चुके पॉलिनोमियल क्या, यानी ए बीटा स्क्वायर
प्लस बी टाइम्स बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब एक तो 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या आना चाहिए, 2 जीरोज आने चाहिए, है ना। वो 2 जीरो इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 2 डिफरेंट जीरोज आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 डेट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x इक्वल्स टू 3 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा, यानी 3 6 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट जीरो आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपका जीरोज इक्वल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे ना, जैसे कि P1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डेट इज 0 आ रहा है। तो इसके दोनों ही जीरो जो आएंगे ना, 2 जीरो आएंगे, लेकिन दोनों ही जीरो क्या आएंगे, 1 1 आएंगे। नोटिस कर रहे हो, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको इक्वेट करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डेट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। तो ये एक डेफिनेशन है जिसे आप कह सकते हो कि जीरोस की डेफिनेशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो एग्जिस्ट करते हैं। कितने करते हैं, 2 एग्जिस्ट जीरो करते हैं। वो 2 जीरोस डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिनको अपन कहते हैं डिस्टिंक्ट जीरोस। क्या बोलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। और अगर जीरो इक्वल हो जाए तो अपन बोलते हैं इक्वल जीरोस, यानी दोनों ही जीरो, 2 जीरो हैं लेकिन दोनों ही इक्वल हैं। इस पे हम बात करेंगे चैप्टर के लास्ट पार्ट में, नेचर ऑफ द रूट्स में, कि डिस्टिंक्ट जीरोस और इक्वल जीरोस का क्या मतलब होता है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स एंड इक्वल रूट्स का। लेकिन फिलहाल आपको हल्का से एक नॉलेज देना था कि रूट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। रूट्स का मतलब होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर उस वैल्यू को आप वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया है कि जैसे कि अल्फा और बीटा अगर 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अगर अल्फा इस x की जगह यानी वेरिएबल की जगह रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। ये मतलब होता है रूट्स का, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। सॉरी। For example, if x is equals to 3/4 and x is equals to -2 are the roots of the equation px square plus qx minus 6 is equals to 0, then find P एंड Q। हमेशा की तरह जब भी मैं क्वेश्चन पुट ऑन करूं तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, है ना, यानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना टाइम लीजिए, जैसे ही आपको लगेगा आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं तो कंटिन्यू करूँगा, आप पॉज कर लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू 3/4 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप 3/4 रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो p की x की जगह हमने 3/4 रखा क्योंकि जीरोज है, और q टाइम्स 3/4 ये भी आ जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9p, ठीक है। 16 एलसीएम आ रहा है तो 16 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 3 12q -6 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी कि -2 भी रूट्स है, तो -2 भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो p ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस q ऑफ -2 एंड -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4p, ठीक है, और ये -2q -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन बन रही है। एक इक्वेशन आपकी बन रही है इक्वेशन नंबर 1 ये, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो 2 वेरिएबल है इसमें, p और q जो निकालने हैं आपको, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना तो आप पहले से सीख चुके हो। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप q की वैल्यू निकालो, पहले तो 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2p -3 इज इक्वल्स टू q आ जाएगा। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, 2q के उधर ले गया तो ये 4p -6 बचेगा, 2 से कैंसिल कर दिया तो 2p -3 आ जाएगा q की वैल्यू। ये q की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में।
तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 9 टाइम्स पी प्लस 12 टाइम्स 2p माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी 9p प्लस 12 टू ज़ा 24p माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया 24p प्लस 9p, ये कितना होता है भाई, ये होता है 33p, और ये कितना आ रहा है 42। तो p की वैल्यू तो रैशनल नंबर आ रही है 42 आई थिंक, या कुछ गड़बड़ करी है मैंने। 9p प्लस 12q, अच्छा हाँ यहाँ पे भी 16 मल्टीप्लाइड होगा ना, ये तो 96 हो जाएगा, सॉरी है ना, ये 96 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। 16 तो सब जगह मल्टीप्लाइड होगा ना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। तो अब ये आ रहा है 33p और 36 और 96 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 33p इज इक्वल्स टू 6 6 12 और 132। तो p की वैल्यू आप 4 से 33 इंटू 4 होता है 132, तो p की वैल्यू तो 4 आ गई। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, q आ जाएगा। तो p की वैल्यू 4 यहाँ पे रखो, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से q की वैल्यू 5 आ जाएगी। 8 माइनस 3 5, ये दूसरा आंसर हो गया। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, इजीली सॉल्व, है ना, कोई इशू नहीं आना चाहिए, होपफुली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k for which the given equation for which the given value is a solution of the equation, is the solution of the equation। पहला पार्ट है कि के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू रूट 2। और दूसरा पार्ट है के एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x), ये भी कांस्टेंट की तरह कर रहा है ना, सिर्फ x वेरिएबल है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 फॉर x इज इक्वल्स टू b/a। तो इसका आंसर अपने को बताना है। ठीक है, यानी k की किस वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू रूट 2 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू रूट 2 अगर सॉल्यूशन है, यानी रूट है, यानी 0 है, तो x इक्वल्स टू रूट 2 से पुट कर दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो k रूट 2 x इक्वल्स टू रूट 2 हमने पुट कर दिया, ठीक है, प्लस रूट 2 टाइम्स रूट 2 एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 माइनस 4 कितना होता है -2, तो -2 को उधर ले जाओगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपल से वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी k इक्वल्स टू 1। ये पहला आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, और इसी तरह सेकंड पार्ट का सॉल्व करेंगे तो b/a जगह बस अपने को पुट करना है x की जगह, तो x की जगह हमने b/a पुट किया, तो ये हो जाएगा b²/a², ये हो जाएगा 3b/a ab टाइम्स b/a एंड प्लस 2b²। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम ले लो और चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा k b², यहाँ पे a है तो ऊपर a मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 3a² b² आ जाएगा, है ना, और इधर भी a² b² आ जाएगा, तो 2a² b²। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि ये हो जाएगा k b² टाइम्स k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a² b², तो a² b² को हमने उधर ले गए। अब आप यहाँ से देखेंगे b² से b² कैंसिल हो रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है a², तो ये सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि उस वैल्यू को सेटिस्फाई करके देख लो वहाँ पे, तो वो सेटिस्फाइड हो रही है तो वेल एंड गुड, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो फिर अपन उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है ना, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो ये हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं, सॉरी सॉल्यूशन को ऐसे चेक करते हैं। अब आ जाते हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट, यही इस चैप्टर का बेसिकली
एम है, यानी ये चैप्टर हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन या हाउ टू फाइंड ए रूट या जीरोस या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे सारे ये सिनोनिम्स हैं, है ना, रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन एक ही बात है। तो कुछ भी दे रखा हो यानी कुछ भी निकालने को दे रखा हो तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। तो इसके 3 मेथड्स हैं बेसिकली। हम यही चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं कि पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, हमेशा याद रखो जो हमेशा करते थे। अब फैक्टराइजेशन के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो बेसिकली मेथड क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। शायद बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर भी ये मेथड वापस एक बार रिवाइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा मेथड क्या कहलाता है, दूसरा मेथड कहलाता है आपका जो है वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको रेड में लिख देता हूँ, यानी ये इस चैप्टर का सबसे आस्क्ड मेथड है। ज़्यादातर यही मेथड पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पढ़ेंगे, देखेंगे क्या मतलब होता है इसको, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड है जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव होता है, यानी इसी का एक से कह सकते हैं कि अदर वे है, ऑल्टरनेटिंग वे है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करने का। इसका फॉर्मूला आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव कर लेते हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो सदाबहार मेथड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, भले ही उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। अब आप पूछोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ कई केसेस में नहीं करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट से पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 मेथड तो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें जो पहला मेथड आज की क्लास में इसी को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लास्ट 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि फैक्टराइजेशन है, तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसी से समझ में आएगा। आपको याद होगा मैंने कराया है। तो सॉल्व करते हैं फॉलोइंग इक्वेशन को। कौन कौन सी इक्वेशन लिख देते हैं, यानी x की वैल्यू के लिए निकालना है। तो पहले ही मैंने लिख देता हूँ, सपोज करो कि x 5x स्क्वायर माई प्लस 16x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो अगेन मैंने आपको समझाया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर एलसीएम ले लोगे, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 12 कितना आता है 60। इसके फैक्टर्स निकाल लो तो 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा और एक 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स आए अपने पास 2 2 3 5 और 1, इसको ऐसे अरेंज करना है, इससे ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 नंबर जनरेट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के पार 16 आए। तो बेसिकली ऐड करने पे आए तो ज़्यादा बेटर है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाएगा, और 2 और 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी मेरे पास 2 नंबर आ जाएंगे 10 और 6, जिनको ऐड करने पे 16 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 60 मिल रहा है। वो तो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस बात 60 मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी 16x को अपन स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसको 10x प्लस 6x, बस उसके साथ पहली टर्म लिख दो 5x स्क्वायर और ये दूसरी टर्म लिख दी 12। अब हमेशा याद करना है कि 2 के पेयरिंग टर्म में पेयरिंग करनी होती है इसमें। तो हमने क्या किया 5x स्क्वायर और 10x में पेयर निकाल लिया 5x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, और इसी तरह 6x प्लस 12 के अंदर हमने पेयर बना लिया, 6 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2 टाइम्स 5x प्लस 6। तो रूट्स निकल गए। यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे एक रूट आ रहा है x इक्वल्स टू -2, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो दोनों ही 0 हो या कम से कम एक तो 0 होगा ना उसमें, यही मतलब होता है। यानी या तो x प्लस 2 0 हो तब ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो x प्लस 2 को 0 किया तो x इक्वल्स टू -2 आ रही है, या फिर x की वैल्यू -6/5 आएगी कि ये 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में सपोज करो मैं लिखता हूँ x स्क्वायर -25x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x को ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे x क्या है, कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, बस 144 का स्प्लिट फैक्टराइज कर लेंगे। तो 144 का कितना आएगा, 2 7 ज़ा, 2 36 ज़ा, 2 9 ज़ा, नहीं 2 18 ज़ा, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 18 में भी कुछ नहीं आता है, 8 और 18
फिर क्या बनेगा, और आ जाएगा आपके पास 2 9 और 3 3 और 3 1। तो ये फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके पास, 2 2 2 2, 4 2 आ गए और 2 3 आ गए। तो अगर आप नोटिस करें तो ये 4 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये 2 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, इन दोनों को ऐड करके हमेशा याद रखो क्या आता है, 25 ही आता है। तो 25 को आप स्प्लिट कर सकते हैं -16x। अब इस बार मैं माइनस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में साइन एंड साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों का साइन नेगेटिव रखेंगे तभी तो -25x आएगा। ठीक है, तो -16x और -9x, तो ये हमने -9x लिख लिया। बाकी की टर्म लिख लो, x² प्लस 144। अब कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे, पहली दो टर्म में x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x -16। दूसरी टर्म में 9 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, अगेन x -16, क्योंकि 9 16 से 144 होता है। तो यहाँ से दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, x -16, तो हमने बाहर निकाली, अंदर क्या बचेगा, x -9। अब ये जीरो के इक्वेट है, यानी x या x -16 या तो जीरो होगा, तो अगर आंसर ये आ जाएगा तो x = 16 आ जाएगा, या x -9 आपका जीरो होगा तो इससे भी x = 9 आ जाएगा। दिस इज द रूट्स। देखो दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 जीरोज हो रहे हैं, तो अभी तक सारे क्वेश्चन से अपने 2 जीरोज ही आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, 2 जीरोज ही आ रहे हैं। तो इस तरह से अपने को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई करके कैसे बनता है क्वेश्चन। सॉरी आज मेरे को थोड़ी खांसी आ रही है। तो ये हो जाएगा x² -√3 + 1 टाइम्स x प्लस √3 = 0। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो टर्म है ना, स्प्लिटेड फॉर्म में दे रखी है, यानी √3 + 1 को अगर आप इसको खोल देते हैं, यानी अगर आप नोटिस करें इस टर्म को अगर अपन खोल देते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं सॉरी, तो ये ऑलरेडी आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्म आ जाएगा। यानी मिडिल टर्म क्या है, 2 फॉर्म में स्प्लिट हो गई है और इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप पहली 2 टर्म में ले लो, पहली 2 टर्म में, तो अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ पे मैंने गलती कर, ये माइन, ठीक है, तो अंदर √3 का x -√3, और यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x -√3 को दोनों जगह कॉमन ले लो, तो x -√3 अगर दोनों जगह कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर x -1 = 0। अब या तो x -√3 0 होगा तो √3, x = √3, ये x -1 0 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x -1 को अगर आप 0 के इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा x = 1। ये दो रूट्स आ गए, 2 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे, ताकि कोई डाउट ना रहे। ये कर लेना इसमें ना, इसमें जो भी मैं एक बार मतलब उसको आप एक बार खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चन। अगर आपसे खुद से ट्राई हो रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो मेरे दिमाग से काम कर रहे हो ना, आपका अपना दिमाग तो चल ही नहीं रहा है। आपका अपना दिमाग तब चलेगा जब आप खुद पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचोगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए सोचो इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन जो लिखा है, सर ने जो मेथड बताया, पहले कोएफिशिएंट हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो मल्टीप्लाई करके आता है उसका हमें फैक्टर्स में से 2 नंबर अपने को ऐसे जनरेट करने होते हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली टर्म मिलती है, और फिर हम बीच वाली टर्म को वैसे लिख देते हैं और फिर कॉमन निकालते हैं पेयरिंग करके 2 टर्म्स का। ये मेथड बताया। क्वेश्चन ट्राई करें, मैं तो यहाँ पे वैसे ही डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो देखिए पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, यानी √5 × 4√5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 × √5, 5 5 4 20, तो 20 आ जाएगा। 20 के फैक्टर्स निकाल लिए, 2 10 2 5 5 1, तो नंबर क्या क्या आ गया, 2 2 5। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 2 2 4 और ये 5, तो ये 2 नंबर है जिनको ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9x मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया इसको, यहाँ पे लिख दिया 5x और ये लिख दिया 5x + 4x, और पहले क्या x² और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4√5 = 0। तो पहली 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन निकालो। पहली 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग नोटिस करेंगे तो √5 कॉमन आ जाएगा, √5x है ना भाई। आप देखें कि इस 5x लिखा हुआ है, इस 5 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, √5 × √5, 5x को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके √5 × √5, तो वहाँ से मैंने √5 × √5 लिखा, तो √5x कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, x + √5। नोटिस कर पा रहे हैं, ये चीज़ को मैंने लिख दिया है, 5 को लिख दिया है √5 × √5। तो अब इन दोनों में √5 में एक √5 और एक x और एक x और एक x कॉमन निकल गया, ऐसे किया है यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों टर्म में ला रहा है 4 को, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x + √5। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x + √5 कॉमन आ जाएगा।
ठीक है, x प्लस रूट 5 कॉमन आ जाएगा, रूट 5 कॉमन, तो हमने x प्लस रूट 5 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, रूट 5x प्लस 4 दोनों का प्रोडक्ट। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई एक टर्म इसमें जीरो होगी, यानी आप ये कह सकते हैं यानी x प्लस रूट 5 या तो जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट 5, या फिर रूट 5x प्लस 4 जीरो माइनस 4 आ जाएगी, माइनस 4 बाय रूट 5। इसको आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा माइनस 4 रूट 5 अपॉन 5, ये आंसर आ जाएगा। और आते हैं सर, दो रूट्स आते हैं, तो ये दो रूट्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप अपना सेट खोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस सेट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आप सॉल्व करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो सेक्शन रिव्यू 1 है, सेक्शन रिव्यू 2 है, वो अब आप कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैंने भी आज काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस को एक बार ट्राई आउट करिए और फिर सेक्शन रिव्यू क्वेश्चन करिए। एनसीईआरटी आज मत करिएगा, एनसीईआरटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं जो थोड़ा पढ़ा दूंगा, फिर आपको एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइजेस के लिए होमवर्क दे दूंगा। फिलहाल अगर आपको पिछले का कुछ काम पेंडिंग है तो वो भी कर सकते हैं एज ए होमवर्क, और एक ये जो न्यू क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं इसके बेसिस पे आप अपने आरजी के सेट से क्वेश्चन ट्राई आउट कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू फोन और व्हाट्सअप, और इफ़ यू वांट वी कैन हैव ए पर्सनल जूम सेशन विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। जो आप मुझसे रखना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है, चाहे वो नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने हो, जो भी चैप्टर चल रहा है उसको अपन वैसे ही जैसे देख रहे हैं उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, दैट्स ऑलवेज आई एम सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बी सेफ, बी हैप्पी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।